एक आदमी जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसका नाम आज भी बाहर डर के साथ लिया जाता है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जब भी किसी गैंगवार की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब का एक लड़का जो कभी एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था। कॉलेज के कैंपस में दोस्तों के साथ बैठना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और एक नॉर्मल जिंदगी जीना, ये सब उसकी लाइफ का पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे ये नॉर्मल लाइफ एक डेंजरस डायरेक्शन में मुड़ने लगी। पावर का टेस्ट, लोगों पर कंट्रोल और अपनी आइडेंटिटी बनाने की चाह, इन सब ने मिलकर उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। आज सिचुएशन ये है कि वो खुद जेल के अंदर है, लेकिन उसका नेटवर्क, उसका सिस्टम और उसका नाम आज भी बाहर एक्टिव है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे एक आदमी जो जेल के पीछे बंद है और बाहर होने वाले क्राइम्स को कंट्रोल करता है, कैसे उसके ऑर्डर्स जेल के अंदर से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंचते हैं और कैसे हर बार सिस्टम उसे रोक नहीं पाता। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की स्टोरी नहीं है, ये एक पूरे नेटवर्क की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जो शैडो में चल रहा है और जिसे समझना आसान नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज जितना बड़ा लगता है, उतना ही सिंपल उसका शुरुआत का सफर था। पंजाब के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ, जहां एक नॉर्मल जिंदगी जीना ही सबसे बड़ा गोल होता है। स्कूलिंग खत्म हुई और फिर कॉलेज लाइफ शुरू हुई। यहीं से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। कॉलेज इलेक्शंस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और पावर का पहला टेस्ट। जब किसी ग्रुप का सपोर्ट मिलता है, लोग आपका नाम लेने लगते हैं, तब इंसान को अपनी इंपॉर्टेंस समझ आने लगती है। लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहा, वो धीरे धीरे एक लीडर बनने लगा। और जहां लीडरशिप आती है, वहां रिवेलरी भी आती है। कॉलेज के अंदर छोटी छोटी लड़ाइयां, फिर ग्रुप क्लैशेस और फिर ये क्लैशेस कैंपस के बाहर तक पहुंच गए। ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट राइवलरी नहीं थी, यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा साइकिल जहाँ ईगो, पावर और रिवेंज तीनों मिलकर इंसान को बदल देते हैं। लॉरेंस के नाम के साथ पहले छोटे केसेस जुड़े, मारपीट, धमकी, ग्रुप वायलेंस, पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये केसेस भी सीरियस होते गए। और सबसे डेंजरस चीज जो उसने सीखी, ये वो थी लोगों को कंट्रोल करना, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। क्योंकि असली पावर खुद कुछ करने में नहीं होती, असली पावर होती है दूसरों से कुछ करवाने में। और यही स्किल आगे चलकर उसका सबसे बड़ा वेपन बनने वाली थी। कॉलेज खत्म होने तक लॉरेंस एक नॉर्मल लड़का नहीं रहा, वो एक ऐसा नेटवर्क का पार्ट बन चुका था जो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ बढ़ रहा था। और फिर आया वो फेज जहां उसने अपनी पहचान सिर्फ एक स्टेट तक नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेट तक बना ली। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक आदमी जो जेल के अंदर बंद है, वो बाहर होने वाले क्राइम्स को कंट्रोल करता है? इसका जवाब सिंपल नहीं है। ये एक सिस्टम है जो धीरे धीरे बना है और जिसे समझने के लिए हमें उस नेटवर्क के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर बात ही बाहर नहीं जाएगी तो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होंगे? ऑफिशियली जेल के अंदर फोन अलाउड नहीं होता, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। इलीगल फोन्स, स्मगल सिम कार्ड्स और करप्ट लिंक्स, ये सब मिलकर बनते हैं एक हिडन कम्युनिकेशन सिस्टम जहां से ऑर्डर पास होते हैं। पर डायरेक्ट बात नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट बात रिस्क बढ़ाती है। इसलिए ऑर्डर्स एक चेन के थ्रू जाते हैं, लेयर बाय लेयर। पहले क्लोज एसोसिएट्स, फिर ट्रस्टेड मेंबर्स और फिर ग्राउंड लेवल शूटर्स। ये बिल्कुल एक पिरामिड जैसा होता है, जहां टॉप पर एक आदमी होता है और नीचे मल्टीपल लेवल्स, और हर लेवल सिर्फ अपना काम जानता है, पूरा प्लान नहीं। और इसी वजह से अगर एक आदमी पकड़ा भी जाए तो पूरा सिस्टम एक्सपोज नहीं होता। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, एग्जीक्यूशन। ऑर्डर मिलने के बाद टारगेट चूज होता है, लोकेशन डिसाइड होती है, टाइमिंग फिक्स होती है और फिर
काम करने के लिए यूज किए जाते हैं यंग शूटर्स, ऐसे लोग जिन्हें सिस्टम इजीली रिप्लेस कर सकता है और जिन्हें पता भी नहीं होता कि वो किस लेवल के नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। सब कुछ इतना साइलेंट होता है कि जब तक क्राइम होता है तब तक मास्टरमाइंड ऑलरेडी सेफ होता है। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जेल के अंदर रहकर भी अपना नेटवर्क चला पाता है। अब हम देखेंगे शूटर्स गैंग में शामिल कैसे होते हैं। हर क्राइम के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, लेकिन उस मास्टरमाइंड का काम खुद ट्रिगर दबाना नहीं होता। उसका काम होता है सही लोगों को ढूंढना, और यहीं से शुरू होता है रिक्रूटमेंट सिस्टम। आज के टाइम में गैंग्स को नए लोग ढूंढने के लिए सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिक्रूटमेंट अब डिजिटल हो चुका है। सोशल मीडिया, हाँ, वही प्लेटफॉर्म जहां लोग फेम के लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं, यहीं पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऐसे यंग बॉयज जो ऑलरेडी एग्रेसिव होते हैं, जिन्हें पावर चाहिए होती है और जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उन्हें डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया जाता, पहले उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। उनके पोस्ट, उनके कमेंट्स, उनके सर्कल सब एनालाइज होता है, और जब कंफर्म हो जाता है कि ये लड़का सिस्टम में फिट हो सकता है, तब शुरू होता है कांटेक्ट। पहले फ्रेंडली बात, फिर धीरे धीरे इन्फ्लुएंस, और फिर एक दिन ऑफर, पैसे का, पावर का और आइडेंटिटी का। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप सेट होता है, क्योंकि एक बार अगर कोई सिस्टम में इंटर कर जाए तो बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि गैंग के लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक एसेट होता है, और एसेट को रिप्लेस भी किया जा सकता है। इसलिए शूटर्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, उन्हें बस इतना बताया जाता है जितना उनके काम के लिए जरूरी हो। टारगेट, लोकेशन और टाइमिंग्स, बस। और काम खत्म होते ही या तो सिस्टम में और अंदर चला जाता है, या फिर सिस्टम उसे खुद ही एलिमिनेट कर देता है। और इसी वजह से ये पूरा नेटवर्क इतना डेंजरस बन जाता है, क्योंकि इसमें लोग नहीं, सिर्फ रोल्स होते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे गैंग को पैसा आता कहां से, फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नेटवर्क चल कैसे रहा है। लोग, रिसोर्सेज, शूटर्स, ये सब मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। और जब बात आती है पैसों की, तो यहाँ सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे पहला सोर्स, धमकी देकर पैसा लेना। बिजनेस ओनर्स, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और कभी कभी हाई प्रोफाइल लोग, इन सबको टारगेट किया जाता है। एक कॉल, एक वार्निंग और फिर डिमांड। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसा डायरेक्टली नहीं लिया जाता, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ट्रेस हो सकता है। इसलिए यूज किया जाता है इनडायरेक्ट चैनल, मल्टीपल लोग, मल्टीपल अकाउंट्स और कभी कभी फेक आइडेंटिटीज, जिससे ओरिजिनल सोर्स ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा सोर्स, इलीगल ट्रेड, वेपन्स, ड्रग्स और ब्लैक मार्केट डील्स। ये सब एक्टिविटीज नेटवर्क को कांस्टेंट इनकम देती है। और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। गैंग के अंदर हर रोल का एक फिक्स शेयर होता है। शूटर्स, हेल्पर्स, मिडिलमैन, सबको उनका हिस्सा मिलता है। और इसी वजह से लोग इस सिस्टम में बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ से निकलकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे ऊपर जो मास्टरमाइंड होता है, वो खुद डायरेक्टली पैसा हैंडल नहीं करता, वो सिर्फ कंट्रोल करता है फ्लो को, सिस्टम को और लोगों को। इसी वजह से चाहे वो जेल के अंदर हो, फिर भी उसका नेटवर्क फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रहता है। अब तक हमने सिस्टम समझा, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ थ्योरी है या फिर ये सब रियलिटी में भी हो चुका है? जवाब है हाँ, और कई बार हो चुका है। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अलग अलग स्टेट में ऐसे ही इंसिडेंट सामने आए, जहां एक ही नाम बार बार कनेक्ट होता है, लॉरेंस बिश्नोई। हाई प्रोफाइल टारगेट्स, प्लान्ड अटैक्स और एक स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन, ये सब चीजें एक पैटर्न को शो करती है। कुछ केसेस में थ्रेट कॉल्स पब्लिक तक पहुंची, मीडिया में हेडलाइंस बनी,
और लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। और फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। पंजाब का एक पॉपुलर सिंगर, दिन के उजाले में ओपन फायरिंग, कुछ ही मिनट में सब खत्म। इन्वेस्टिगेशन में जो लिंक सामने आए उन्होंने इस नेटवर्क को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टारगेट्स, लेकिन एग्जीक्यूशन पैटर्न काफी सिमिलर। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग, सब कुछ इतना प्रिसाइज होता है कि ये कोई रैंडम क्राइम नहीं लगता। और इसी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए इस नेटवर्क को तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती है और हर टीम सिर्फ अपना एक छोटा सा रोल प्ले करती है। और जब तक पूरा सिस्टम समझ आए तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और यही वजह है कि आज भी ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस लोगों के लिए सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि एक वार्निंग बन चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हर साल कई केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिनमें शामिल है मर्डर के केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन और रंगदारी, इलीगल वेपन्स पोजेशन, गैंगवार रिलेटेड वायलेंस और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क चलाने के आरोप। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर की है और इसी वजह से वो आज इंडिया के सबसे हाई प्रोफाइल गैंगस्टर में गिना जाता है।